और सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे महानवमी की। आज महानवमी है और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। महानवमी के अवसर पर मां दुर्गा के 9वें रूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। मां दुर्गा की पूजा पंडालों में सुबह से इसकी रौनक दिखाई दे रही है। शहर शहर उल्लास की तस्वीरें सामने आ रही। कहीं आरती जल रही, कहीं आरती की जा रही है तो कहीं दीपों का प्रज्वलन हो रहा है, कहीं गरबा के रंग है तो कहीं भव्य पूजा पंडाल सजे हुए हैं। मंदिरों में माता का दरबार सज गया है। क्या आम क्या खास, हर किसी पर त्योहार का रंग दिखाई दे रहा है और इसी रंग में फिल्म अभिनेत्री काजोल भी दिखाई दी। सुबह सुबह वो मुंबई के एक पंडाल में पहुंची, मां दुर्गा के दर्शन किए। काफी देर तक पूजा पंडाल में रहने के बाद वो वहां से निकली और कल भी वो इसी पूजा पंडाल में पहुंची थी। काफी भावुक दिखाई दी। अपने बेटे के साथ काजोल पूजा पंडाल में, मुंबई के पूजा पंडाल में सुबह से ही सेलिब्रिटीज का आना आम बात है और इसी क्रम में काजोल भी दिखाई दी अपने पूरे परिवार के साथ। उनकी मां, उनका बेटा, उनके परिवार के अन्य सदस्य, बहनें, ये सभी पूजा पंडाल में मौजूद थे। मुंबई में ये भव्य पूजा पंडाल जहां पर पूरे विधि विधान के साथ कल महाअष्टमी की पूजा काजोल ने की और आज महानवमी के अवसर पर भी सुबह काजोल दर्शन के लिए पहुंची। कपिल शर्मा के शो में आपने सुमोना चक्रवर्ती को देखा होगा। ये भी पूजा आरती और इस पंडाल में दिखाई दी। दरअसल ये पारंपरिक तरीका है बंगालियों का पूजा अर्चना का। सप्तमी से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। दशमी पे मां के विसर्जन के साथ इसका समापन होता है। और आइए अब नवरात्र के कुछ और रंग आपको दिखाते हैं। प्रयागराज से सूरत तक की तस्वीरें सामने आई हैं। आसनसोल से असम तक परंपरागत उल्लास से सराबोर ये त्योहार है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए कैसे। अद्भुत, अलौकिक, दिव्य। महाअष्टमी पर महाआरती का ये अलौकिक नजारा सूरत के वराछा इलाके में स्थित उमिया धाम मंदिर का है। नवरात्रि की महाअष्टमी की शाम महाआरती में दीप के साथ जब सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए तो नजारा देखने लायक था। उमिया धाम से नवरात्र और दिवाली पर महाआरती की अलौकिक तस्वीरें पहले भी आती रही हैं, लेकिन कोरोना की वजह से इस बार 2 साल बाद ये मौका आया। दुर्गा पूजा आते ही सबसे पहले अगर देश के किसी हिस्से का सबसे पहले ख्याल आता है तो वो है पश्चिम बंगाल। कोरोना की लंबी पाबंदी से उबरने के बाद यहाँ भी दुर्गा पूजा में परंपरागत हर्षोल्लास लौट आया। आसनसोल के महावीर स्थान दुर्गा पूजा कमेटी में चल रहा धुनुची डांस उसी परंपरा का खूबसूरत हिस्सा है। शहर शहर की अपनी परंपराएं दुर्गा पूजा के मौके पर बड़ी खूबसूरती से सामने आती हैं। इन्हीं परंपराओं में से एक है प्रयागराज का रामलीला जुलूस। रामदल कई सालों से महाअष्टमी के मौके पर रामलीला की झांकी निकालता रहा है। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल की वजह से इस बार उतनी भव्यता नहीं थी, इसे सिर्फ सांकेतिक रखा गया। प्रयागराज के भारद्वाज आश्रम से निकलकर झांकी कटरा रामलीला परेड मैदान पर खत्म हुई। भव्य रामदल इस बार कोरोना की वजह से नहीं निकाल सके हम लोग, परंतु प्रतीकात्मक रूप से भगवान की सवारी दर्शनार्थ हम लोगों ने निकाला है, जिससे कि कोरोना का एक भय जो था समाज में वो धीरे धीरे दूर हो। महासप्तमी के साथ ही नवरात्र की धूम शुरू हो जाती है। क्या आम क्या खास, हर आस्थावान मां दुर्गा की भक्ति में डूब जाता है। ये असम के धुबरी की तस्वीर है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा कल महामाया धाम में माता के दर्शन और पूजन के लिए पहुंचे थे।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी महाअष्टमी के मौके पर गोरखपुर के प्रसिद्ध कालीबारी मंदिर पहुंचे थे। यहां उन्होंने माता के दर्शन कर आरती की और चुनरी भी चढ़ाई। उधर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कल पटना सिटी स्थित एक के बाद एक कई मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की। नीतीश ने शीतला मंदिर के अलावा बड़ी पटन देवी और छोटी पटन देवी के दर्शन किए। आज महानवमी है। आज मां दुर्गा के 9वें रूप मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। देश के कई हिस्सों में महानवमी पर कन्या पूजन का भी विधान है। दुर्गा मंदिर में सुबह से महानवमी का उल्लास नजर आने लगा है। आज तक ब्यूरो। प्रेमा राजाराम मेरी सहयोगी इस वक्त कोलकाता के एक पंडाल से हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रेमा, किस तरह की रौनक वहां दिखाई दे रही है और सीएम ममता बनर्जी ने इस बार कैसे महानवमी और अष्टमी का पर्व मनाया है? अगर महाअष्टमी और नवमी के बारे में बात करें तो ये एक सेलिब्रेशन का एक उत्सव है और दुर्गा पूजा के दिन के उत्सव पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग बाहर निकल चुके हैं रात में पंडाल देखने के लिए, क्योंकि बहुत खूबसूरत तरीके से पंडालों को सजाया गया है हर जगह पर। और यहाँ पे हम देख पा रहे भवानीपुर जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जो गढ़ है, यहाँ पर पंडाल के भीतर हम अभी यहाँ पे हैं और यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से प्रतिमा को सजाया गया है और कुछ ही देर में यहाँ पे जो भक्त है वो यहाँ पे आएंगे पूजा अर्चना के देने के लिए और बहुत सारे लोग एक पंडाल से दूसरे पंडाल जाएंगे। आज दुर्गा पूजा का 9वां दिन है और आज आखिरी दिन है जब वो पंडाल हॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि दशमी के दिन सिंदूर खेला और बाकी सारी चीजें पर फोकस होगी। तो आज पंडाल हॉपिंग का आखिरी दिन है और लोग बहुत ही ये इस दिन के लिए वो लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आज के दिन धुनुची नाच भी होगा। तो धुनुची नाच के लिए सभी इंतजार कर रहे हैं। ढोल नगाड़ों की आवाज भी आपके पीछे से आ रही है। प्रेमा राजाराम लगातार हमें बता रही हैं कि कैसे वहां पर ये त्योहार मनाया जा रहा है। लेकिन इस बीच तस्वीरें देखिए, सेलिब्रिटीज और सितारे, बॉलीवुड की वो हस्तियां, वो नाम जो पूजा पंडालों में पहुंचते हैं, उनमें से काजोल भी कल दिखाई दी अष्टमी के अवसर पर। आज सुबह भी वो पूजा अर्चना के लिए पहुंची। त्योहारों के रंग से निकलकर अब राजनीति के रंग आपको दिखा देते हैं। बात पंजाब और केंद्र सरकार पर छिड़े विवाद की करेंगे। ये विवाद दरअसल खड़ा हुआ बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी को लेकर। आइए आपको पूरे विवाद को आसान भाषा में समझा देते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने बीएसएफ के अधिकार का दायरा इंटरनेशनल बॉर्डर के 50 किलोमीटर अंदर तक के इलाके में तय कर दिया है। पंजाब में पहले यह अधिकार सिर्फ 15 किलोमीटर था, यानी अब बीएसएफ के जवान बॉर्डर से 50 किलोमीटर के दायरे में संदिग्ध से पूछताछ कर सकते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं, सामानों की जब्ती और तलाशी कर सकते हैं। यानी कि पंजाब सरकार को बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाया जाना सही नहीं लग रहा है और पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने इसे संघवाद पर हमला बताते हुए राज्य के अधिकार क्षेत्र में दखल अंदाजी कहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटी हमारे मुल्क की अंतर्राष्ट्रीय सरहदों की हिफाजत में जुटे देश के एक अहम पैरामिलिट्री फोर्स बीएसएफ को मिली है नई ताकत। बीएसएफ को कुछ सरहदी सूबों में अब एक्शन का ज्यादा अधिकार मिल गया है। गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना के जरिए ये फैसला 11 अक्टूबर से लागू हो गया है। जिन राज्यों में बीएसएफ को ज्यादा सीमा तक अधिकार मिले हैं उनमें पंजाब भी है। इस अधिसूचना के जरिए अब बीएसएफ को सीमा से सटे कुछ राज्यों के ज्यादा इलाके में तलाशी लेने, जब्त करने
और गिरफ्तार करने का अधिकार मिला है। हम आपको राज्यवार बताते हैं कि कहां बीएसएफ को ज्यादा इलाके में कार्रवाई करने का अधिकार मिला है। इसमें सबसे अहम है पंजाब। पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर तक बीएसएफ को कार्रवाई का हक था, लेकिन अब 50 किलोमीटर तक उसे यह हक होगा। पश्चिम बंगाल में भी बीएसएफ को 50 किलोमीटर तक एक्शन का हक होगा। असम में भी बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा के भीतर 50 किलोमीटर तक होगा। गुजरात में इंटरनेशनल बॉर्डर से 80 किलोमीटर में बीएसएफ को ये हक था, लेकिन इसे घटाकर 50 किलोमीटर कर दिया है। राजस्थान में पहले की तरह 50 किलोमीटर तक बीएसएफ एक्शन ले सकेगा। फैसला कई राज्यों को लेकर हुआ। मकसद बताया गया ट्रांस बॉर्डर क्राइम को रोकना, लेकिन बवाल पंजाब में हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब आधे पंजाब के भूभाग पर बीएसएफ को जब्ती, गिरफ्तारी और तलाशी का हक मिल गया है। इसको लेकर पंजाब में सियासी घमासान छिड़ गया है। मोर्चा खोला है खुद सीएम चन्नी ने। उन्होंने ट्वीट किया, बीएसएफ को 50 किलोमीटर तक के इलाके में कार्रवाई करने का अधिकार देने के भारत सरकार के फैसले की मैं कड़ी आलोचना करता हूं। ये संघीय ढांचे पर सीधा हमला है और गृह मंत्री से अपील करता हूं कि तुरंत फैसला वापस लिया जाए। पंजाब के होम मिनिस्टर और डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी केंद्र के फैसले को लेकर सवाल खड़े किए। उनके सुर में सुर मिलाए आम आदमी पार्टी ने। डायरेक्ट फैडरल स्ट्रक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੁਗਲਕੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਤਾਲਾ, ਕੁਝ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇ और अपन देश को आगे लेके चलेंगे। जिस तरह से फैसले को लेकर पंजाब में सियासी भूचाल आया है, उसको देखते हुए आने वाले सूबे के विधानसभा चुनाव में अब ये अहम मुद्दा बनेगा। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ कमलजीत संधू, आज तक। बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने पर सियासी दलों में तीखी प्रतिक्रिया आई है। ये आपको दिखाते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। मुख्यमंत्री के अधिकारों में क्यों बार बार हनन करना चाहते हो? क्यों आपने तो एक बात करी थी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, एक वर्ड आपने कॉइन किया था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है कि आप चुने हुए राज्य के मुख्यमंत्री के क्षेत्राधिकार में अचानक से आप अपना वर्चस्व या अपने पावर्स को लगा देते हो। इसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं क्या? बॉर्डर का बहाना बना के 50 किलोमीटर ਇਹਦਾ मतलब कि ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ नहीं करना चाहिए। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर आज फिर सुनवाई होगी। एनसीबी ने आर्यन खान के खिलाफ बहुत मजबूत केस बनाया है। उन पर इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क में शामिल लोगों से व्हाट्सएप चैट का आरोप लगा है। कल अदालत में सौंपे गए अपने जवाब में एनसीबी ने आर्यन की जमानत का विरोध किया है। आर्यन खान को जमानत मिलेगी क्या? पिछले कई दिनों की तरह आज भी यही सवाल सबके सामने है। मुंबई की एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट में सुबह 11 बजे आज फिर से आर्यन की अर्जी पर सुनवाई होगी। एनसीबी की तरफ से अद्वैत सेठना ने कोर्ट में कहा कि आर्यन खान विदेश में कई ऐसे लोगों के संपर्क में थे जो इंटरनेशनल ड्रग्स नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं। जमानत मिलने पर आर्यन देश छोड़कर भाग सकते हैं। आरोपी प्रभावशाली इंसान है, वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित कर सकता है। आर्यन खान के खिलाफ एनसीबी ने यह भी सबूत पेश किया कि वो कुछ विदेशी ड्रग पेडलर्स के संपर्क में थे जिनसे वो ड्रग्स मुहैया करवाते थे, ड्रग्स लेने की बातें किया करते थे। बड़ी मात्रा में ड्रग्स लेने की बातें भी सामने आई हैं। इन व्हाट्सएप चैट्स को कोर्ट को भी दिखाया गया। एनसीबी के दावे का आर्यन के वकील अमित देसाई ने पुरजोर विरोध किया। आर्यन के वकील अमित देसाई ने कहा, आर्यन के पास ड्रग खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, उनके पास बेचने के लिए ड्रग नहीं था, उनके पास सेवन करने के लिए ड्रग्स नहीं थी, वो बिक्री में शामिल नहीं थे। मर्चेंट ने भी केवल सेवन की बात कही है। आर्यन का दूसरे आरोपियों से कोई संबंध नहीं है। आर्यन खान के वकील अमित देसाई ने अदालत को कहा कि सेक्शन 27A
तब लगाया गया है जब उसके कोई सबूत ही नहीं है इस पूरे मामले में आर्यन खान के खिलाफ। इसके अलावा सेक्शन 29 जो कि कॉन्स्पिरेसी की बात करता है, उससे जुड़े कोई भी सबूत अदालत में नहीं दिए गए हैं। शाहरुख खान ने अपने बेटे की जमानत के लिए पहले जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश मान शिंदे को हायर किया था। इसके बाद शुक्रवार को आर्यन के मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई पैरवी कर रहे हैं। अमित देसाई वही हैं जिन्होंने सलमान खान को कानूनी मुसीबत से निकाला था। विद्या के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। बात लखीमपुर मामले की करेंगे। गाड़ी से कुचलकर 4 किसानों को मारे जाने के केस की जांच के लिए पुलिस क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी। इस मामले में 2 और आरोपियों की कल गिरफ्तारी हुई। लखीमपुर में 4 किसानों को गाड़ी से कुचलकर मारने के केस में 2 और आरोपी गिरफ्त में हैं। इस कड़ी में सबसे ताजा नाम है अंकित दास और उनका ड्राइवर लतीफ, जो वारदात के वक्त 3 गाड़ियों के काफिले में शामिल फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार थे। हालांकि अंकित का कहना है कि इस वारदात में उनका रोल सिर्फ इतना है कि इत्तेफाक से वो गाड़ी में सवार थे। मैं निर्दोष हूँ, हम लोगों ने कोई ऐसा घटनाक्रम नहीं करा है। बस हम लोग फ्लीट में थे पीछे, ठीक है। बस बाकी क्या हुआ? पूछताछ में क्या हुआ? पूछताछ में कुछ नहीं, जो उन्होंने पूछा मैं उनको जवाब दिया। मुझे न्यायपालिका बोला। ये 3 अक्टूबर के वारदात की तस्वीर है। देखिए, किसानों को कुचलती हुई पहले थार जीप निकलती है और फिर फॉर्च्यूनर। इसी फॉर्च्यूनर में अंकित सवार थे। अंकित के मुताबिक गाड़ी में केस के मुख्य आरोपी मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा सवार नहीं थे। अंकित जी क्या हुआ? क्या करेंगे? आशीष आप थे या नहीं थे अंकित? कल गिरफ्तारी के बाद अंकित को लखीमपुर खीरी सेशन कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने अंकित को 3 दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया। पुलिस हिरासत के दौरान अंकित दास को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया चौराहे पर क्राइम सीन पर ले जाया जाएगा। अंकित के साथ जांच टीम घटना को रिक्रिएट करेगी। हालांकि अंकित के वकील ने कोर्ट में जिरह के दौरान ये तर्क पेश किया था कि सीन रिक्रिएट करने के लिए पुलिस कस्टडी की जरूरत नहीं। पुलिस कस्टडी को लेकर क्या बात? पुलिस कस्टडी को लेकर हमने अपोज किया। उन्होंने कहा था कि सीन रिक्रिएशन के लिए हमको इनकी जरूरत है। सीन रिक्रिएशन में अंकित दास की कोई आवश्यकता नहीं है। पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी जाती है किसी चीज की रिकवरी के लिए, रिकवरी या डिस्कवरी के लिए। तो ना कोई रिकवरी होनी है, ना कोई डिस्कवरी होनी है। इससे पहले अपने गनर लतीफ के साथ क्राइम ब्रांच पहुंचे अंकित दास से पुलिस ने कल 5 घंटे लंबी पूछताछ की। क्राइम ब्रांच ने कुछ देर तक अंकित दास और आशीष मिश्रा को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ की। इसके अलावा अलग से करीब 2 घंटे तक घटना के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के दावे से जुड़े कई सवाल भी किए गए। पूछताछ में अंकित ने बताया कि फॉर्च्यूनर गाड़ी में वो अकेला था। पूछताछ में अंकित ने बताया कि घटना के वक्त फॉर्च्यूनर गाड़ी पर डंडे बरसाए गए थे, जिसकी वजह से ड्राइवर को तेजी से गाड़ी निकालनी पड़ी। उसने कहा कि उसकी गाड़ी से किसी ने कोई फायरिंग नहीं की, लेकिन जब अफसरों ने पूछा कि फॉर्च्यूनर पर हमले के कोई निशान क्यों नहीं है, तो अंकित दास कोई जवाब नहीं दे पाया। समर्थ श्रीवास्तव और अभिषेक वर्मा के साथ संतोष कुमार, लखीमपुर खीरी, आज तक। हर फेस्टिव सीजन में घर खरीदने का सपना पूरा करने के लिए ग्राहक तैयार हैं। कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था में हुए सुधार ने घर खरीदारों के सेंटिमेंट्स को मजबूत किया है। इसके साथ ही अब तक की सबसे कम ब्याज दरों पर मिल रहे होम लोन ने भी लोगों का घर खरीदने का हौसला बढ़ाया है। रियल एस्टेट के लिए फेस्टिव सीजन गेम चेंजर साबित हो सकता है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद जिस रफ्तार से इकोनॉमी में रिकवरी जारी है, उसे देखते हुए घर खरीदारों के लिए ये मौका गोल्डन चांस बनकर आया है। SII और एनारॉक के एक सर्वे के मुताबिक ऐसी कई वजहें हैं जिनकी वजह से ग्राहक घर खरीदने को तैयार हैं। सर्वे में कहा गया है कि 34% लोग सुरक्षा की भावना से घर खरीदना चाहते हैं। 31% लोग डेवलपर से मिल रही अच्छी डील के चलते घर खरीदने को तैयार हैं। 17% का मानना है कि अभी दाम कम है और ये आगे चलकर बढ़ सकते हैं, इसलिए फिलहाल घर खरीदना फायदेमंद रहेगा। 16% लोग स्टाम्प ड्यूटी में कमी की वजह से घर खरीदना फायदे का सौदा मान रहे हैं। वहीं 2% लोग दूसरी वजहों के चलते घर खरीदने को तैयार हैं।
यानी फेस्टिव सीजन में बिखरे हुए डिस्काउंट्स और ऑफर्स लोगों को इस बार अपनी योजना को लागू करने का शानदार मौका दे रहे हैं। पिछले दिनों घर खरीदारी में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो डेवलपर्स द्वारा अच्छी ऑफर देना, लोगों का घर को एक सोशल सिक्योरिटी समझना, अच्छी स्कोप ऑफ एप्रिसिएशन का दिखना, एक नए होम ऑफिस की जरूरत होना और थर्ड वेव का जो डर था वो बहुत हद तक कम हो गया है। वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत अच्छी हुई है तो उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। घर खरीदने के लिए लोगों के इस फैसले के पीछे बड़ा हाथ सस्ते होम लोन का है। सुस्त क्रेडिट ग्रोथ से परेशान बैंकों के लिए भी होम लोन कम जोखिम वाला जरिया है। ऐसे में होम लोन की ब्याज दर फिलहाल ऑल टाइम लो पर पहुंच गई है। होम लोन के मामले में बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। HSBC बैंक 6.45% की दर से होम लोन दे रहा है। कोटक महिंद्रा और बैंक ऑफ बड़ौदा 6.5%, पंजाब नेशनल बैंक 6.6%, सिटी बैंक 6.65%, LIC हाउसिंग फाइनेंस 6.66%, SBI, ICICI और HDFC 6.7%, जबकि IDBI और एक्सिस बैंक 6.75% पर होम लोन दे रहे हैं। इस सस्ते होम लोन ने कोरोना का असर कम होने, लॉकडाउन खुलने, वैक्सीनेशन में तेजी आने, जॉब सिक्योरिटी बढ़ने से घर खरीदने का हौसला बढ़ाया है। इसके साथ ही सैलरी में बढ़ोतरी की उम्मीद और IT समेत कई सेक्टर्स में हायरिंग भी काफी बढ़ गई है। इससे भी खुद का मकान लेने का कंज्यूमर सेंटिमेंट बहुत मजबूत हुआ है। आदित्य के राणा, आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।